ऐसे ट्रैवलर जो हमेशा बगल में जूता रखते थे, जब जूता पहनते थे तब वो करता था चुर। इतनी तलब थी उन्हें दुनिया घूमने की, वो हर वक्त तैयार रहते थे। ऐसे कई लेजेंड्स हैं, आइए जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। कैसे वो हिंदुस्तान पहुँचे, पैगाम पहुँचाने का कौन सा तरीका उन्हें नायाब लगा, दिल्ली के कोने से सुल्तान उनका सर कलम करना चाहते थे। आइए जानते हैं। इब्न बतूता 1304 में मोरक्को में काजियों के घर में पैदा हुए। अपने घर वालों की तरह इब्न बतूता भी काजी यानी जज बनने की पढ़ाई की। इसके बाद 1325 में जब वो 21 साल के थे, उनका 1,20,000 का आइकॉनिक सफ़र शुरू हो गया था। सबसे पहले वह एक खच्चर पर बैठकर मक्का गए। हज के बाद उन्होंने इजिप्ट का दौरा किया। अब तो उन्हें घूमने का नशा लग गया। फिर बतूता ने तय किया किसी भी रास्ते पर दोबारा कदम न रखने का। उन्हें नई नई जगह देखने की चाह थी। वह 29 सालों में तक दुनिया घूमते रहे। घूमने के साथ साथ इब्न बतूता में एक सयानापन भी था। उन्हें तजुर्बा था, दुनिया लेन देन से चलती है। जब आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जब भी वे किसी मुल्क जाते थे तो वहाँ के सुल्तान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते थे, और वह सुल्तान वापसी के वक्त उन्हें कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट दे देते थे। ऐसा चलता रहा। अफ्रीका के बाद वह इजिप्ट के बाद ईस्ट अफ्रीका और साउथ अरब लाल सागर को पार करते हुए टर्की चले गए। उनको घर से निकले 7 साल हो गए। सफ़र में दिल्ली की शानो शौकत बा सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना, और अब वो खुद हिंदुस्तान को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो अफ़गानिस्तान होते हुए 13 सितंबर 1333 को मुल्तान पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुगलक के वीज़ा सिस्टम के बारे में पता चला। बतूता को तुगलक के नुमाइंदों ने सीमा में रोक कर खड़ा किया। दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, इस तरह के कई सवाल किए, और वह रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई और बॉर्डर पर ही इंतज़ार करने को कहा गया। दिल्ली से अप्रूवल मिलने के बाद ही बतूता को हिंदुस्तान में कदम रख पाए। बतूता का लेन देन का तरीका उनके लिए कामयाब रहा और धीरे धीरे बतूता अमीर हो गए। वह तरीका उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक पर भी अपनाया। दिल्ली जाकर भी बतूता को 30 घोड़े, ऊँट और कई तोहफे मिले, जिसकी शुरुआत खच्चर से हुई थी, और अब वह तोहफे में सुल्तान को घोड़े ऊँट दे रहा था। शयानापन तुगलक ने बतूता के बारे में पहले से सुना था। तुगलक ने उसे काजी बना दिया और 3,000 दिनार की तनख्वाह तय कर दी। उस समय परिवार का गुजारा 5 दिनार में हो जाता था। उस हिसाब से 3,000 दिनार काफ़ी बढ़िया तनख्वाह थी। काजी का काम फैसले, सज़ा सुनाना और शराब पीने पर 8 कोड़ों की सज़ा देना था। बतूता ने दिल्ली में स्पीड पोस्ट सिस्टम को भी देखा। जी हाँ, सिस्टम बड़ा ही अद्भुत था, जरा रिले रेस सिस्टम जैसा। आप डाक विभाग के मुलजिम को अपना पैगाम दीजिए। उस मुलजिम के हाथों में एक घंटी वाला चाबुक होता था, जिसके शोर करते हुए वह 3 मील तक दौड़ता था, जिसे शोर सुनकर रास्ता छोड़ देते थे। दूसरा मुलजिम घंटी की आवाज़ को सुनकर लेने को तैयार रहता था और वो पैगाम लेकर अगले 3 मील तक भागता था। ये सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक पैगाम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। इस तरकीब से 50 दिन का काम 5 दिन में हो जाता था। उस जमाने का स्पीड पोस्ट सिस्टम इब्न बतूता ने तुगलक की महानता के बारे में पहले से सुना था, लेकिन उसके पागलपन को अभी देख रहा था। तुगलक का जालिम चेहरा सामने आने लगा था। कोई भी कभी भी फैसला ले लेता था। कोई उसके फैसले को मना करे तो उसको वह मौत की सज़ा दे देता था। उसी समय तुगलक के गवर्नर और सेनापति ने बगावत कर दी और तुगलक और सनकी हो गया। अब तो वह शक के मारे किसी को भी कभी भी मार देता था। बतूता भी तुगलक के चक्कर में आने वाले थे। बतूता ने दिल्ली में शादी कर ली थी और दिल्ली में उनकी बीबी के पिता अफसर थे। वो भी तुगलक के खिलाफ बगावत करने वालों में से शामिल थे और तुगलक ने उन्हें ख़त्म कर दिया। तभी सब तुगलक के शक के घेरे में थे। इससे बड़ी मुसीबत थी, बतूता किसी फ़कीर को मारते थे। वो सूफी फ़कीर दुनियादारी से तो परे थे और सुल्तान के हुक्म को नहीं मानते थे। तो फिर सनकी तुगलक ने क्या किया?
चिढ़कर फकीर की दाढ़ी का एक एक बाल नुचवाकर निकाला, बाद में उसका सर कलम कर दिया। अगले दिन तुगलक ने जो भी फकीर उनके नाम निकलवाए उसमें इब्न बतूता का नाम भी शामिल था। सूफी फकीर से दोस्ती उनकी जान पर बन आई। बतूता को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्हें डर था मौत का फरमान कब आ जाए। फिर 9 दिन बाद वक्त आया जब उन्हें तुगलक के दरवाजे में पेश किया गया। हश्र क्या हुआ? बतूता का क्या वो अपनी जान बचा पाए? क्या थी तुगलक के फरमान बतूता के लिए? इन सब सवालों को जानने के लिए देखिए कल पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।